नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और अपने ज्योग्राफी पेपर नंबर 3 को देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे पेपर नंबर 3 को लेकर, भूगोल के को लेकर, तो इस वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो यहाँ हम सबसे पहला नंबर जो लेंगे क्वेश्चन नंबर का, वह होगा आपका अरब महाद्वीप की संरचना का वर्णन कीजिए। तो यहाँ अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब तथा कुवैत के अलावा अन्य छोटे एवं बड़े राष्ट्र भी हैं जो निम्न हैं। तो सबसे पहला जो है वह है यमन अरब गणराज्य, यमन जनतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरे पर है ओमान, चौथे पर है संयुक्त अरब रियासतें, 5 पर है कतर और 6 पर है बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया की जलवायु दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया की जलवायु पर भूमध्य सागर का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। भूमध्य सागर का प्रभाव इसके निकटवर्ती भागों पर अधिक रहता है, जबकि पूर्व की ओर बढ़ने पर क्रमशः कम होता जाता है। उत्तरी तुर्की में काला सागर के तटवर्ती भाग एवं एलबर्ज के उत्तरी पर्वतीय ढाल 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तुर्की के रायजे नगर में वर्षा का वार्षिक औसत 250 सेंटीमीटर रहती है, जबकि अरब प्रायद्वीप के अधिकांश भाग, यमन उच्च भूमि तथा ओमान उच्च भूमि को छोड़कर ईरानी पठार के आंतरिक भागों, पूर्वी ईरानियन उच्च भूमि तथा अफगानिस्तान के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों में वर्षा को वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से कम रहता है। अरब प्रायद्वीप के रब उल खाली मरुस्थल में कभी कभी इन वर्षों तक वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ती है। वहीं हम आगे पढ़ते हैं, इसमें जनवरी में अरब प्रायद्वीपीय का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, जबकि उत्तरी वलित पर्वतमालाओं के उच्च शिखरों पर शीतकाल में बर्फ पड़ती है। जनवरी में तुर्की के कारस नगर तथा इर्चुरुम नगर में तापमान क्रम से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 13 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर अधिकांश दक्षिणी भाग भीषण गर्मी के प्रकोप से त्रस्त रहता है। ग्रीष्मकाल के सर्वाधिक तापमान खुजिस्तान के मैदानी भागों, दक्षिणी पश्चिमी ईरान में पाए जाते हैं, जहां जून के महीने में 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम उत्पादन का ब्यौरा दीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया विश्व का सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम एशिया में अधिक तेल मिलने की निम्नलिखित उपयुक्त परिस्थितियां हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, नंबर 1, दक्षिण पश्चिम एशिया का अधिकांश खनिज तेल थीज सागर की उस भूसन्नति पेटी में मिलता है, जहाँ की प्राचीन काल में भारी संख्या में समुद्री जीवों का अस्तित्व था और विभिन्न कालों में हुए अपसारण से यहाँ विभिन्न कालों की चट्टानों में खनिज तेल का निर्माण हुआ। नंबर 2 है, बाद में इन खनिज तेल क्षेत्र में निर्माणकारी शक्तियों के कारण वलन फोल्डिंग की विस्तृत प्रक्रिया हुई, जिससे कि इस खनिज तेल का संकेंद्रण या जमाव एक सक्रिय क्षेत्र में हो गया। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम एशिया के तेल के कुओं से अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। नंबर C रहेगा इसमें, दक्षिण पश्चिम एशिया का अधिकांश खनिज तेल सरंध्र पोरस चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसके नीचे चूना पत्थर, सेल, जिप्सम, एनीहाइड्राइट तथा रोक साल्ट जैसी अभेद्य चट्टानों की उपस्थिति मिलती है। इसी कारण सरंध्र चट्टानों में निहित समस्त खनिज तेल पूर्णतया सुरक्षित रहता है। नंबर D है, इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम एशिया के अधिकांश तेल क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़े आकार के हैं। इन तेल क्षेत्रों में खनिज तेल का धरातल की ओर दबाव भी पर्याप्त होता है, साथ ही यह तेल क्षेत्र अधिक गहराई पर नहीं होते। यही कारण है कि यहाँ तेल निकालने के लिए अधिक पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। परिणाम स्वरूप प्रति बैरल तेल उत्पादन की कीमत अपेक्षाकृत कम आती है। आगे देखते हैं, इसमें E, इस क्षेत्र के तेल क्षेत्रों का धरातल पूर्णतया खुला हुआ होता है तथा घने जंगलों, दलदली या बाढ़ग्रस्त जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त है। इसी कारण दक्षिण पश्चिम एशिया की खनिज तेल उत्पादन की लागत संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबियन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों की अपेक्षा कम जाती है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईरान के प्राकृतिक प्रदेशों में से किसी एक का विस्तृत विवरण दीजिए। कैस्पियन तटीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। यह प्रदेश लगभग 640 किलोमीटर लंबा तथा 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह कैस्पियन सागर तथा
एल बुर्ज पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इस भाग की जलवायु ईरान के अन्य भागों की अपेक्षा भिन्न है। वर्ष पर्यंत वर्षा, धुंध और अधिक आर्द्रता यहाँ की जलवायु के प्रमुख लक्षण हैं। इस प्रदेश के समुद्र तटीय भाग उथले तथा प्राय बंदरगाहों के अयोग्य होते हैं। पहेलवी तथा बंदरगाह समुद्र तटीय नगरों पर लैगून निर्मित होने के कारण बंदरगाह बना दिए जाते हैं। यह ईरान का सघन बसा भाग है जहां चावल, गन्ना, शहतूत, तंबाकू तथा भूमध्य सागरीय फलों की खेती प्राय बिना सिंचाई के विस्तृत में रूप में की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हम इजराइल तथा सीरिया का भौगोलिक विवरण दीजिए। तो इजराइल के बारे में पढ़ लेते हैं। इस देश की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ सर्दियों की ऋतु में बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं पड़ता क्योंकि समुद्री हवाओं का प्रभाव देश की जलवायु पर अधिक पड़ता है। सर्दियों में सामान्य औसत तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उच्च भागों में पाला पड़ता है तथा बर्फ भी जम जाती है। वर्षा केवल शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों द्वारा होती है। वर्षा सबसे अधिक दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी महीने में होती है। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है। दक्षिणी भाग अथवा जॉर्डन नदी की घाटी शुष्क भाग है जहां वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेंटीमीटर से भी कम है। सबसे अधिक वर्षा उत्तरी भाग अथवा गैलिली पर्वत प्रदेश में होती है जिसका औसत 100 सेंटीमीटर से भी अधिक है। नदियों में मौसम बड़ा सुहावना रहता है। गर्मियों में गर्म और शुष्क हवाएं तापमान बढ़ा देती हैं। गर्मी की ऋतु में औसत तापमान 28% सेंटीग्रेड रहता है। गर्मी में वर्षा बिल्कुल नहीं होती। यहाँ शुष्क मौसम है। नंबर 2 पर हम सीरिया के बारे में पढ़ते हैं। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित सीरिया दक्षिणी पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। यह 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 42 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसके उत्तर में टर्की, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक तथा पश्चिम में मध्य सागर है। इसका वर्तमान क्षेत्र 1,85,180 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 1980 से 81 में 89 लाख थी। दमिश्क इस देश की राजधानी है। तो आइए जानते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दजला फरात नदियों के मैदान का कृषिगत महत्व बताइए। तो दजला फरात का मैदान क्या है जानते हैं। इस मैदान का विस्तार उत्तर में इराक के रमादी नगर पर पड़ने वाली अक्षांश तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी तक मिलता है। इस मैदानी भाग की चौड़ाई दक्षिण की ओर क्रम से कम होती गई है जबकि यह मैदान 650 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस तरह यह निम्न भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी है। इस मैदान की अधिकतम ऊंचाई बसरा नगर के निकट 90 मीटर है। इस मैदान का निर्माण दजला, फरात, कारण एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इस मैदान की एक विशेषता यह है कि बगदाद नगर से कुर्ना नगर एक दजला नदी का तल फरात की अपेक्षा ऊंचा है जबकि शेष क्षेत्र में फरात नदी का तल दजला की अपेक्षा ऊंचा है। इस स्थिति के उपयोग पिछले कई वर्षों से इंजीनियरों द्वारा विस्तृत सिंचाई योजनाओं के लिए किया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दक्षिण पश्चिम एशिया में उभरते आतंकवाद का विवरण दीजिए अथवा ISI दक्षिण पश्चिम एशिया की सरकारों के लिए खतरा है, स्पष्ट कीजिए। तो किस तरह से इस्लामिक स्टेट इन इराक एवं सीरिया या ISIS बोलते हैं इसको नामक संगठन की स्थापना अबू बकर अल बगदादी नामक व्यक्ति द्वारा की गई जिसका उद्देश्य इराक तथा सीरिया के सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस्लामिक राज्य की स्थापना की गई। सन 2014 में इस संगठन द्वारा जहां हजारों शिया मुस्लिमों की बेरहमी से हत्या की गई वहीं दूसरी ओर उत्तरी तथा पश्चिमी इराक के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अनदेखा कर सीरिया के भूमध्य सागरीय तटीय भाग से इराक के बगदाद शहर के दक्षिणी भाग तक अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा चुका है। सीरिया कानून को मानने वाले इस संगठन ने सीरिया तथा उत्तरी इराक के कई तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है तथा इन तेल क्षेत्रों में पेट्रोलियम निर्यात कर कई अरब डॉलर की मुद्रा प्राप्त करने में भी सफल हो गया है। जून 2014 में अल बगदादी ने विश्व के लगभग 1.5 बिलियन मुस्लिमों का स्वयंभू नेता घोषित कर दिया तथा अपने संगठन का नाम परिवर्तित कर इस्लामिक स्टेट IS कर दिया। इराक में इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए संघर्ष के कारण लगभग 12 लाख नागरिकों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अगस्त 2014 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया तथा इस्लामिक स्टेट की सेनाओं पर ड्रोन तथा जेट फायरों
फाइटरों द्वारा हवाई हमले कर उनके सफाया करने का अभियान प्रारंभ कर दिया। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सुएज नहर के व्यापारिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सुएज नहर के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। किसी भी तरह यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुएज नहर के निर्माण से मिस्र तथा अफ्रीका ही नहीं वरन विश्व के बहुत से बंदरगाहों के मध्य की दूरी कम हो गई है। केप ऑफ गुड होप वाला समुद्री मार्ग अपेक्षाकृत लंबा पड़ता है तथा सुएज नहर द्वारा व्यापारिक जलयानों के परिवहन मूल्य में 10% से 56% की बचत होती है। लिवरपूल से मुंबई आने में 7250 किलोमीटर, लिवरपूल से जकार्ता आने में 4200 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क से मुंबई आने में 4500 किलोमीटर की दूरी इस नहर मार्ग का उपयोग करने पर कम हो जाती है। इस नहर के निर्माण से भारत तथा यूरोपियन देशों के मध्य व्यापारिक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। सुएज नहर मार्ग के निर्माण से जिब्राल्टर, मार्सेलीज, माल्टा, सुएज, अदन, बसरा, मुंबई, कोलकाता तथा सिंगापुर नामक बंदरगाहों का व्यापारिक महत्व अधिक बढ़ गया है। सुएज नहर मार्ग का सर्वाधिक महत्व यूरोप, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया तथा सुदूर पूर्व एशिया के देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए है। विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्र ईरान, इराक, कुवैत तथा सऊदी अरब को अपने तेल निर्यात के लिए सुएज नहर मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं आगे दिया है इसमें, वर्तमान समय में सुएज नहर द्वारा विश्व के सामुद्रिक व्यापार का लगभग 15% भाग संपादित होता है। कुछ पर्वत भार का 80% भाग दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाले जलयानों द्वारा ढोया जाता है, जबकि 20% भाग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले जलयान ढोते हैं। उत्तर की ओर ढोए जाने वाली वस्तुओं में कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रमुख हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ईरान के उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। तो आइए, ईरान उद्योग धंधों के क्षेत्र में ईरान में अभी अधिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया के देशों की तुलना में औद्योगिक विकास में इसका स्थान टर्की के बाद दूसरा है। यहाँ पर प्राचीन काल में कुटीर उद्योग विकसित थे। आज भी ईरान संसार में सुंदर एवं कलात्मक कालीन, गलीचे, कंबल तथा दरियाँ बनाने में प्रसिद्ध है। यहाँ के बने हुए कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के देशों में बड़े लोकप्रिय हैं। इसके अतिरिक्त रेशमी कपड़ा बनाना, शाल दुरसाले बनाना, ऊनी कपड़े बनाना, शराब बनाना, चमड़े की वस्तुएं बनाना यहाँ का प्राचीन धंधा रहा है। आधुनिक उद्योग धंधों के अंतर्गत सूती, ऊनी कपड़ा, चीनी, सीमेंट, साबुन, सिगरेट, लोहा, इस्पात तथा तेल शोधन उद्योग प्रमुख हैं। सूती वस्त्र उद्योग सबसे विकसित उद्योग हैं। यहाँ कपड़ा बुनने के 21 कारखाने हैं। इस पतान सूती वस्त्र व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर 11 कारखाने हैं तथा यह अकेला केंद्र देश के कुल उत्पादन का 54% सूती वस्त्र तैयार करता है। अन्य सूती वस्त्र केंद्रों में करमान, तेब्रिज, शाही, मेसब, ये जद तथा कास्पिन प्रमुख हैं। सूती कपड़े का वार्षिक उत्पादन लगभग 4 लाख मीट्रिक टन है। ऊनी वस्त्र उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है, लेकिन आधुनिक उद्योग के अंतर्गत यहाँ 10 ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने हैं। ऊनी वस्त्र बनाने का प्रमुख केंद्र इस्पाहान, तेब्रिज तथा कास्पिन है। रेशमी वस्त्र बनाने के 2 कारखाने हैं, एक चालस तथा दूसरा शाही में। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, चमड़ा तथा चमड़े का सामान बनाने का उद्योग ईरान के उत्तरी भाग में अधिक विकसित हो गया है। चमड़े का सामान बनाने के लिए बड़े कारखाने तेब्रिज, तेहरान, हमादान तथा इस्पाहान में हैं। सीमेंट बनाने का एक विशाल कारखाना तेहरान में है। ईरान सिगरेट उद्योग में भी उन्नति कर गया है। इस्पाहान तथा तेगम में सिगरेट बनाने के कारखाने में चीनी बनाने के लगभग 11 कारखाने हैं। चीनी उद्योग के मुख्य केंद्र तेहरान, चेनारा, कराज, मासाद, काहरीजाग, बेरामिन, शाहाबाद तथा कास्पिन हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत इस्पाहान तथा तेब्रिज में छोटी मशीनें, बिजली यंत्र, ट्रैक्टर तथा मोटर गाड़ी बनाने का उद्योग विकसित हो रहा है। अहवाज में लोहे का पाइप बनाने का आधुनिक कारखाना है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें, यदि आप अपने बीए की किसी भी विषय की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पूरी तैयारी कर लें। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को, दक्षिण पश्चिम एशिया में जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी सटीकता से जानते हैं। सन 2011 में दक्षिण पश्चिम एशिया में कुल 32.82 करोड़ जनसंख्या निवासित थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 4.7% भाग है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण पश्चिम एशिया में विश्व का 5.0 भाग लेता है।
दक्षिण पश्चिम एशिया में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप। दक्षिण पश्चिम एशिया में यमन, ओमान, लेबनान तथा अफगानिस्तान नामक 4 देश ऐसे हैं जिनमें विभिन्न कारणों से अभी तक कोई पूर्ण जनगणना संभव नहीं हो सकी है। इसके अलावा कई अन्य कारक ऐसे हैं जिनके कारण दक्षिण पश्चिम एशिया में तुर्की को छोड़कर अन्य किसी देश के विश्वसनीय आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र के जनगणना आंकड़े सन 1950 के बाद से भी उपलब्ध हैं। सन 1950 में दक्षिण पश्चिम एशिया की कुल जनसंख्या 4.4 करोड़ थी, जो 1960 में बढ़कर 9.3 करोड़ हो गई। इस प्रकार सन 1950 से 60 के दशक में दक्षिण पश्चिम एशिया की जनसंख्या में केवल 4.9 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। सन 1970 में दक्षिण पश्चिम एशिया की कुल जनसंख्या बढ़कर 12.1 करोड़ हो गई तथा 1960 से 70 के दशक में दक्षिण पश्चिम एशिया की जनसंख्या में केवल 2.8 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। क्योंकि 1970 के बाद से इस क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने के कारण जनसंख्या आकार में भी क्रम से वृद्धि होने लगी। सन 1970 से 80 में 3.6 करोड़ के व्यक्ति बढ़े। 1980 से 90 के बीच 4.7 करोड़ बढ़े और 90 से लेकर 2000 के बीच में 5.7 करोड़ की व्यक्ति तथा 2000 से लेकर और 2011 के बीच 6.8 करोड़ की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर सन 1950 से 2011 के बीच देखें तो 41 वर्षों में दक्षिण पश्चिम एशिया की कुल जनसंख्या 4.4 करोड़ से बढ़कर 32.8 करोड़ लगभग 8 गुनी हो गई है। तो इस तरह से हमने टॉप 10 क्वेश्चन को देख लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस पार्ट 2 में फिर से हम टॉप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे हमने पार्ट बनाए हुए हैं, उसमें टॉप 10 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इन सभी वीडियो को देखकर यदि आप पेपर देने जाते हैं तो आप बेहतरीन मार्क्स लेकर आएंगे। पास होना तो बड़ा ही आसान है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।